हेलो बच्चों। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो बेटा जैसे कि आपको पता है हमारे दो चैप्टर्स जो हैं केमिस्ट्री के खत्म हो चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड। अब हम शुरू करने वाले केमिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। जैसे कि आप मेरे पीछे उसको स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। आई होप बेटा आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के जो हमने लेक्चर्स डिस्कस किए हैं वो समझ आए होंगे और आपके अच्छे अच्छे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे ही हम जो है केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करते हुए बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ की, यानी कि मैटर की। पदार्थ को हमने क्लास 9th के चैप्टर 2 में क्लासिफाई किया था, यानी कि वर्गों में बंटवारा किया था, जिसमें हमने पढ़ा था शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में हमने पढ़ा था तत्व और यौगिक। तो आज उन्हीं तत्वों को क्या करना है बेटा, हमें और अच्छे से पढ़ना है, जिसमें हमने ये जाना था कि तत्वों को भी हम बंटवारा करके जो है धातु, अधातु और उपधातु में बांट सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि तत्व क्या होता है। तो बेटा तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता और यह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तो शुद्ध पदार्थ क्या हुआ? एक ऐसा पदार्थ जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के कणों से मिलकर के बना होता है बेटा, जिसको क्या कहा जाता है? परमाणु या फिर एटम्स। और रासायनिक विधियों द्वारा इसको और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, उदाहरण के रूप में बात कर ले बेटा, लोहा, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, चांदी, ठीक है, और सोना और चांदी, हमारा ये सभी बेसिकली क्या है? तत्व है। तो हमारे बेटा वर्तमान में 118 रासायनिक तत्व जो है हमारे चारों तरफ मौजूद है प्रकृति में। ठीक है, जिनमें से पूर्ण रूप से अगर देखी जाए बात तो 92 तो जो है हमने प्रकृति से प्राप्त किए हैं और बाकी के बचे 26 जो है बेटा वो मानव निर्मित है, कैसे ना कैसे करके मानव ने बनाए हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्यों हमें इन 118 तत्वों का बंटवारा करना होता है बेटा, क्योंकि 118 तत्वों में से बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें समानताएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं हम, जिन तत्वों के बीच में हमें समानताएं देखने को मिलती है हम उनको एक वर्ग में डाल देते हैं। जिन तत्वों में दूसरे पहले ग्रुप या वर्ग के अपोजिट हमें समानताएं देखने को मिलती है हम उनको दूसरे वर्ग में डाल देते हैं। तो ऐसे ही करके हमारे पास 3 वर्ग हैं। वो कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, समानता और विभिन्नताओं के आधार पर तत्व 3 मुख्य समूह में विभाजित हो जाते हैं और वो तीन जो मुख्य वर्ग हैं वो हमारे ये रहेंगे। ठीक है, जो उपधातु होते हैं बेटा, इनमें वो तत्व आते हैं जिनके अंदर कुछ जो गुण होते हैं वो धातुओं वाले होते हैं और कुछ गुण जो होते हैं अधातुओं वाले होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यह वर्गीकरण जो है क्यों महत्वपूर्ण है? धातु और अधातुओं को समझने से हमें उनके रासायनिक व्यवहार की भविष्यवाणी करने और दैनिक जीवन में विशिष्ट उपयोगों को तय करने में मदद मिलती है कि कौन से तत्व का क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमें कैसे पता चलता है? उसको किस वर्ग में डाला गया है बेटा, उससे उसको पढ़ करके हम समझ जाते हैं। तो इसीलिए इनका वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है। तो अब हम शुरू करने वाले पहले वर्ग के बारे में, जिसे कहा जाता है बेटा धातु। इसमें वो सभी तत्व आते हैं बेटा जो कि कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, जिनको ठोकने पर आवाज आती है। ठीक है, जिनको हम पतली पतली चादरों में बदल सकते हैं, जिनको हम पतले पतले तारों में बदल सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक जो हमारी भौतिक परिभाषा होती है वो ऐसी ही होती है बेटा। ऐसे तत्व जो उष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि उष्मा और विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, और साथ ही में आधार, धैर्य तथा तन्य होते हैं, यानी कि बेसिकली उनको पतली पतली चादरों में और पतले पतले तारों में बदला जा सकता है। अगर हम बात करें द्वितीय यानी कि रासायनिक परिभाषा की, तो क्या होगी? ये ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर घनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? धातु। ये आपको 10th क्लास की परिभाषा लिखनी है पेपर में, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि धातु क्या होते हैं। ऐसे तत्व जो कि अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके घनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? धातु कहते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ करके क्यों लिखा बेटा यहां पर? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है बेटा एक नॉन मेटल यानी कि अधातु होता है। ठीक है, यहां पर एग्जांपल देखोगे, कॉपर का तार, सोडियम मेटल, ये सोना है, चमकीला है, चमकदार है, कॉपर भी चमकदार है। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्हें विद्युत घनात्मक तत्व कहा जाता है। क्यों कहा गया विद्युत घनात्मक तत्व यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके कैसे कैटायन बनाते हैं, कैसे आयन बनाते हैं? हमारे घनायन बनाते हैं। और हमें पता है घनायन क्या होता है? किसी भी तत्व का वह परमाणु जिसके ऊपर आवेश होता है, और वो भी कैसा? पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे धातु होते हैं बेटा उन्हें हम विद्युत घनात्मक तत्व कहते हैं।
अब कुछ उदाहरण, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, जस्ता यानी कि जिंक, टिन, पारा, सीसा यानी कि लेड। ठीक है, कुछ दूसरे उदाहरण यानी कि क्षारकीय धातु यानी कि ऐसे धातु जो कि बेटा पानी में मिलने पर, पानी यानी कि H2O में मिलने पर क्या बनाते हैं, एक क्षारक, जो कि क्या होता है, हमारा क्षार होता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जब सोडियम को बेटा पानी में मिलाया जाता है तो क्या बनाता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही मैग्नीशियम को जब पानी में मिलाया जाता है तो क्या बनाता है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा, क्षारीय तत्व या क्षारीय धातु। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं जल्दी से बेटा कि अधातु क्या है या अधातु कौन से तत्व होते हैं। अब पहली परिभाषा जो रहेगी भौतिक गुणों के आधार पर, यानी कि ऐसे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते, यानी कि विद्युत और ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाते, और साथ में न ही आधार विधैर्य तथा तन्य होते हैं, यानी कि ना ही तो हम ठोक पीट करके इनको पतली पतली तारों में बदल सकते हैं और ना ही चादरों में बदल सकते हैं, क्योंकि ठोकने पर ये टूट जाते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, बंगूर होते हैं। बंगूर यानी कि बेटा ब्रिटल, यानी कि थोड़ा सा बल लगाने पर ये टूट जाएंगे, बदलेंगे नहीं। अब बात करते हैं बेटा रासायनिक परिभाषा की। रासायनिक परिभाषा क्या कहती है, ये वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं। तो अधातु कैसे तत्व हुए कैसे तत्व हुए बेटा, यानी कि ऐसे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन को पा करके कैसे नेगेटिव यानी कि ऋणायन आयन बनाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर बात करूं मैं, क्लोरीन की बात कर सकते हैं हम। ठीक है, क्लोरीन की बात हो गई बेटा, फ्लोरीन की बात हो गई, ठीक है, कार्बन की बात हो गई, ऑक्सीजन की बात हो गई, नाइट्रोजन की बात हो गई। ये सभी कैसे हैं, ये सभी के सभी बेटा अधातु होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लेने में विश्वास रखते हैं, ना कि छोड़ने में। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा, विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाता है। ऐसे तत्व कैसे आयन बनाते हैं, ऋणात्मक, इसीलिए इनको विद्युत ऋणात्मक आयन भी कहा जाता है। अब हाइड्रोजन उपवाद यानी कि हाइड्रोजन का एक्सेप्शन, हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है जो घनात्मक आयन बनाता है बेटा। क्यों बनाता है ये भी हम आगे बात करेंगे, क्यों बनाता है। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन लेना जो है किसी दूसरे तत्व से, वो जो होता है ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए, और वो स्टेबल भी नहीं रह पाता। इसीलिए हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना ज्यादा आसान है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी आखिरी कक्षा में भर लेना किसी और से लेकर के। ठीक है, अधातुओं के साथ जब प्रतिक्रिया करता है बेटा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है, यानी कि छोड़ देता है। लेकिन जब ये धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, यानी कि उपवाद अपवाद है, कि हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, ना कि नेगेटिव आयन। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण, फिर अधातुओं के भौतिक गुण। कौन कौन सा भौतिक गुण पढ़ना में, सबसे पहले आधार धैर्यता। आधार विधैर्यता और तन्यता क्या होते हैं। आधार विधैर्यता का मतलब होता है बेटा कि धातुओं का टूटे बिना पीट कर या बेल कर पतली चादरों में बदल जाना। ठीक है, तन्यता क्या होती है, बिना टूटे धातुओं का बिना टूटे खींच करके पतली पतली तारों में बदल जाना। लोहे की, कॉपर की, अगर आपके पास अगर इतना सा बेटा कॉपर धातु हो तो आप उस क्या कर सकते हो, उसको बदल सकते हो तार में, पीट पीट करके पतली पतली सी उसकी शीट बना सकते हो, जैसे कागज की शीट होती है। ठीक है, वो टूटेगा नहीं। ठीक है, अब बात आती है साइंस की, यानी कि विज्ञान। इसके पीछे का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जब बल लगाया जाता है तो धातु के परमाणु मजबूत धात्विक बंधन, यानी कि उनके परमाणु के बीच में क्या बेटा, जो कि उनको जोड़े रखे हैं आपस में, ऐसे या आपस में जोड़े रखे हैं यहाँ पर परमाणुओं को, वो क्या है, धात्विक बंधन को तोड़े बिना एक दूसरे पर ये परमाणु क्या हो जाते हैं, बिना धातु के बंधन को आपस में तोड़े एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं बेटा, स्लाइड कर जाते हैं, फिसल जाते हैं। ठीक है, और पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। पुनः व्यवस्थित यानी कि फर्दर से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। इसीलिए ये बिना टूटे पतली पतली चादरों में बिछ जाते हैं बेटा, पतले पतले तारों में खिंच जाते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात कर लें कुछ प्रैक्टिकल यूसेज की। कहां पर सोना चांदी का कहां पर आप देखते हो काम, बेसिकली बेटा सुनार की दुकान में सुनार क्या करता है, छोटे से सोने के बिस्कुट को लेकर के उससे पतली पतली तारें बनाता है, चादरें बनाता है, जिससे कि फिर वो उसको आभूषण में बदल देता है। मिठाई की दुकान पे हमने देखा है जो काजू की बर्फी आती है या दूसरी बर्फियां आपने खाई होंगी, जिनके ऊपर जो है चमकती हुई एक सिल्वर सी कलर की जो है कुछ पन्नी से चिपकी होती है। वो बेसिकली क्या होती है बेटा, चांदी की पतली सी परत होती है जो कि उसके ऊपर चढ़ाई गई होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, आपकी मम्मी आपका खाना पैक करती है तो पतली सी फॉइल जो हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल, वो आपने देखा होगा कितना पतला सा कागज की तरह ही एक शीट होती है ना एल्यूमिनियम की,
उसके अंदर आपकी मम्मी आपका खाना पैक करती है, तो वहां पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। तांबे का इस्तेमाल कहाँ होता है? बर्तन बनाने में बेटा। जो मंदिरों की छत होती है वहां पर सोना चांदी, उनके गेट पे, मंदिरों के गेट पे भी कई बार आपने देखा होगा पतली पतली परत चढ़ी हुई होती है चांदी और सोने की, तो हम यहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों कर पाए हम ऐसा? क्योंकि ये धातुओं का गुण था जिसकी वजह से हम उनको पतली पतली चादरों में और तारों में बदल पाए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक जो है अद्भुत तथ्य है वो क्या है बेटा? केवल 1 ग्राम सोने को लेकर के हम उसको खींच करके लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींच करके। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि कितनी ज्यादा तन्यता जो है सोना यहां पर दिखा रहा है। अब बात करेंगे धातुओं के अगले भौतिक गुणों की, जो कि है कठोरता, घनत्व और ध्वनिकता, यानी कि सोनोरिटी। पहले बात करेंगे बेटा कठोरता तथा घनत्व। आपने देखा होगा लोहा, चांदी, सोना, ये कैसे धातु हैं बेटा? कठोर हैं। पीतल, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या कठोर, जब आप इनको दबाते हो तो आसानी से अपने आकार को बदलती नहीं है ना, क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच में जो बंधन है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा? कठोर, रिजिड। ठीक है, सामान्यतः हमें कठोर देखने को मिलती है, मजबूत देखने को मिलती है और भारी देखने को मिलती है। भारी कहां से वर्ड आया बेटा? डेंसिटी। घनत्व जो है विज्ञान की भाषा में किसी चीज को क्या बताता है कि वो कितनी हल्की है या भारी। अगर हम बात करें पानी के घनत्व की, वो बेटा कितनी होती है? 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर मैं बेटा 1 सेंटीमीटर की क्यूब ले लूं, ऐसी 1 सेंटीमीटर जिसकी यानी कि लंबाई, चौड़ाई और हाइट जो है वो 1-1 सेंटीमीटर है, तो उस क्यूब के अंदर कितना पानी आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम। लेकिन बेटा अगर उसी 1 सेंटीमीटर की क्यूब में मैं लोहे को मिला दूं तो लगभग कितना ग्राम आ रहा है? 7.8 ग्राम। तो इसका मतलब लोहा पानी के कंपैरिजन में कितना भारी है? लगभग 7.8 गुना भारी है। कैसे पता लगाया हमने? इतनी, मान लो 1 सेंटीमीटर की क्यूब जो थी हमारी इतनी सी थी, उसके अंदर जब पानी मिलाया तो कितना आया? 1 ग्राम। लोहा डाला तो कितना आया? 7.8 ग्राम। तो उससे हमें पता चला सेम जगह में लोहा जो है वो उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोहा भारी है, क्योंकि वहां पर लोहे के परमाणु जो है बेटा बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू पानी के, और परमाणुओं की वजह से ही क्या होता है बेटा? द्रव्यमान होता है। अब बात करते हैं बेटा ध्वनिकता। ध्वनिकता का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को पीटते हैं तो उससे क्या निकलती है? आवाज। इसी गुण को क्या कहा जाता है बेटा? ध्वनिकता कहा जाता है। ठीक है, अवधारणा की बात करें तो टकराने पर या ठोकने पर जो है गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु को जब लोहे के गेट को ठोकते हो तो कैसी आवाज आती है? टन करके। घंटी को जब बताते हैं तो कैसी आवाज आती है? आवाज आती है ना एक। तो ये जो है धातुओं का गुण होता है। ठीक है, इसीलिए इनको घंटियां बनाने में, बेल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। किस कारण कर पाते हैं बेटा? क्योंकि जैसे ही हम किसी धातु को ठोकते हैं तो उसके परमाणु जो होते हैं ना बेटा वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, यानी कि कंपन करने लग जाते हैं, जिनके कारण जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या करते हैं? कंपन, और इन कंपनों को वातावरण में छोड़ देते हैं, जिनको हम सुन पाते हैं। कैसे? ध्वनि के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर कठोरता की बात कर ली, घनत्व की बात कर ली, लेकिन बेटा कुछ धातु ऐसी होती हैं जैसे कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम जो कि बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। ठीक है, और ये इतने हल्के होते हैं बेटा कि इनकी जो घनत्व होती है, सोडियम की और पोटेशियम की बात करूं तो इनका घनत्व जो होता है 1 सेंटीमीटर से 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब से कम होता है। लगभग कितना होता है अगर मैं बात करूं तो 0.62 और 0.9 समथिंग इतना ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब इनका जो घनत्व होता है। यानी कि इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा? पानी से हल्के। इसीलिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं बेटा जो कि पानी पे तैरती हैं। इसीलिए आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में कि वो कौन सी धातुएं हैं जो कि पानी पर तैरती हैं, तो आप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का नाम लिखोगे। या आपसे पूछ लिया जाए कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पानी पे क्यों तैरती हैं, तो भी आप लिखोगे कि इनका घनत्व जो होता है वो पानी से कम होता है, इसीलिए पानी पर तैरती हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये बेटा कठोर धातु नहीं होती, इनको हम चक्कू से भी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। इसीलिए कि इनको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट सॉलिड, यानी कि ऐसी ठोस पदार्थ जिनको आसानी से चक्कू से काटा जा सकता है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन आता है बेटा क्यों? उनके पास केवल एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी यानी कि वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन, जो बड़े परमाणु आकार के कारण कमजोर धात्विक बंधन बनाते हैं। इसीलिए ये बेटा ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बेटा कि जो धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं, या चमक छोड़ते हैं, या चमकीले होते हैं। क्यों? आपने देखा है सिल्वर जो होता है यानी कि हमारा चांदी, वो चमकीला होता है। गोल्ड कैसा होता है बेटा? वो भी चमकीला होता है। कॉपर की बात करी जाए तो वो भी कैसा होता है? चमकीला। आयरन भी, ठीक है, और जिंक भी, ये सभी धातु जो होते हैं बेटा चमकीली होती हैं।
ये चमक क्यों छोड़ पाती हैं, चमकती क्यों है? क्योंकि इनकी आखिरी कक्षा में जो बेटा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं, इन पे पड़ने वाली लाइट एनर्जी को पहले तो क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर वापस से छोड़ देंगे एक पर्टिकुलर दिशा में, जिसकी वजह से हमें चमकते हुए नजर आते हैं। लेकिन ओवर द टाइम जो बेटा ये धातुएं जो होती हैं वो चमक छोड़ देती है अपना। क्यों छोड़ देती हैं? क्योंकि बेटा ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ जो है अभिक्रिया करके क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसके कारण जो ये वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन थे ना बेटा, अब ये बंधन बना चुके हैं, अब ये फ्री नहीं है कि इनके ऊपर पड़ने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करे और छोड़ दे, जिसके कारण ये बेटा कैसे हो जाते हैं, चमकहीन, यानी कि अपनी चमक को खो देते हैं। आई होप आपको बेटा ये चीज समझ में आ गई होगी कि धातु चमकदार होते हैं और क्यों होते हैं। इससे अगली जो बेटा हमारी बेसिकली भौतिक गुण है धातुओं का, वो रहेगा उष्मा की सुचालक। जितने भी धातु होते हैं ना बेटा, वो क्या है, उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं, यानी कि सुचालक होते हैं उनके। ठीक है, इसीलिए तो आप अपने घरों में बेटा जो बर्तन यूज करते हो खाना पकाने के लिए, वो कौन से करते हो, धातुओं के बर्तन यूज करते हो, एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हो, स्टील के बर्तन यूज करते हो, है ना। क्या आप कार्बन का बर्तन यूज करते हो? नहीं। कोयले का बर्तन यूज करते हो? नहीं। सल्फर का बर्तन यूज करते हो? नहीं करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेल एक्सपेरिमेंट की, फिर आएंगे हम अपने जो है पॉइंट्स उनके ऊपर। तो पहले हमें एक सेटअप बनाना होगा बेटा। ये स्टैंड है जिसके ऊपर हमने एक लोहे की या स्टील की रोड जो है वो लगाई हुई है। नीचे से जैसे ही हम गर्म करते हैं सिर्फ और सिर्फ रोड का ये वाला हिस्सा, तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, जो यहां पर कण होंगे ना, जो इस लोहे की रोड के कण होंगे, वो क्या होंगे, तेजी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको क्या मिल रही है, उष्मा मिल रही है, उष्मा के कारण। अब इस लोहे की रोड में हमें पता है कि जो धातु होते हैं उनकी आखिरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि आसानी से बाहर निकल जाते हैं थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर। जैसे ही थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा को छोड़ करके पूरी की पूरी इस रोड के अंदर घूम सकते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा आखिरी कक्षा वाले, वो क्या करेंगे, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और पूरी रोड में घूमते हुए दूसरे परमाणुओं से टकराएंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हुए उस ऊर्जा को उनको सौंप देंगे, उन तक छोड़ देंगे, जिसके कारण बेटा धीरे धीरे करके हीट जो है वो आगे बढ़ने लग जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी कारण से बेटा जो यहां पर ये आयरन नेल मोम के द्वारा चिपकाई हुई थी, जैसे ही गर्मी यहां पहुंचेगी तो वो मोम पिघल जाएगा और आयरन नेल जो है वो नीचे गिर जाएगी। और यही 5 जो है हमारे स्टेप्स कहते हैं। जल्दी से पढ़ लेते हैं। उष्मा के कारण धातु के परमाणु तेजी से कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। उष्मा ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन समुद्र में स्थानांतरित होती है, यानी कि ये ऊर्जा कहां तक पहुंच जाती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच जाती है बेटा। ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास अब वो ऊर्जा आ चुकी है, धातु के माध्यम से तेजी से चलते हैं, यानी कि इस पूरे के पूरे धातु में से तेजी से घूमते हैं। वे अन्य परमाणुओं इलेक्ट्रॉनों के साथ टकराकर ऊर्जा का स्थानांतरित करते हैं, यानी कि ऊर्जा को दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। उष्मा सफलतापूर्वक गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक पहुंच जाती है। ये हमारा गर्म सिरा था जहां पर हम हीट दे रहे हैं, और ये हमारा ठंडा सिरा था जहां तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए बेटा आपने देखा होगा आपके जो बर्तन होते हैं खाना पकाने वाले, उनमें क्या दिया जाता है, जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का दिया जाता है, ताकि आपका हाथ जल ना जाए। अब बात करते हैं चालकता रैंकिंग की। तो सबसे पहला जो हमारा सबसे अच्छा सुचालक है किसका, हीट का, वो सब कौन है बेटा, चांदी, फिर तांबा, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम और फिर लोहा। तो आपको चांदी जो है वो याद रखना है, यहां से ये आपसे पूछ लिया जाता है। चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक है किसका, उष्मा का। और सीसा और पारा जो है वो सबसे गंदा, सबसे बुरा जो है वो पारा, यानी कि पारा जो है उष्मा का बहुत ही बेकार सुचालक है, यानी कि उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने नहीं देता। ऐसे ही हमारा शीशा यानी कि लेड होता है। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारा भौतिक गुण रहेगा धातुओं का, वो रहेगा विद्युत की सुचालक, यानी कि जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं ना बेटा, वो उनमें से मोस्टली जो होती हैं वो विद्युत का सुचालन करती है, यानी कि विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं। क्लियरली स्लाइड को छोड़ दो, बिल्कुल अपना दिमाग चला करके सोच के देखो। जो पावर स्टेशन है, यानी कि आपके घर से बहुत ज्यादा दूर जहां पर पावर यानी कि विद्युत का निर्माण हो रहा है, वहां से विद्युत आपके घर तक कैसे पहुंच रही है, तारों की मदद से। वो तार किसके बने बेटा, कॉपर के, एल्यूमिनियम के। आपके घर में 3-4 कमरे होंगे कम से कम, उन कमरों में, हर एक कमरों में जो लाइट यानी कि जो रोशनी पहुंच पा रही है, बल्ब चल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, वहां उन टीवी, पंखे, बल्ब तक विद्युत को पहुंचाने के लिए आप किसका सहारा ले रही हो बेटा, किसकी हेल्प ले रहे हो, किसका यूज कर रहे हो, तारों का इस्तेमाल कर रहे हो। वो तार किसके बने बेटा, कॉपर, कॉपर धातु के। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जितनी भी धातुएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है तार बनाने के लिए, और इन्हीं तारों का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। अब बात आती है कि
कैसे और क्यों धातु जो है वो विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा पाते हैं। क्योंकि बेटा धातुओं में जो संयोजी कोश में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक तत्व में जो आखिरी कक्षा होती है उसमें हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। धातु में इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1, 2 और 3 होती है। तो धातुओं के लिए ये 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान होता है। थोड़ी सी ऊर्जा मिलते ही ये वो अपनी कक्षा को छोड़ करके भाग जाते हैं। इसीलिए जो तार होती है ना, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर आप देख भी पाओगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यही होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा, ठीक है। तो जैसे ही एक तार को बेटा बैटरी या किसी पावर स्टेशन या पावर सोर्स से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा एक निर्धारित दिशा में जो है भागने लगेंगे, जिसके कारण विद्युत धारा जो है प्रवाहित तो होने लगेगी। जब बेटा पानी एक निश्चित दिशा में बहता है तभी तो हम कहते हैं ना कि धारा प्रवाहित हो रही है पानी की, है ना। इसीलिए जब ये चार्ज या इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में बहते हैं तभी हम कहते हैं कि विद्युत की धारा जो है तार के अंदर से बह रही है। और ये कब बहेगी, जब हम एक इलेक्ट्रिक या पावर सोर्स को जो है तार से जोड़ देंगे, जो कि हमारा बैटरी भी हो सकता है या हमारा पावर स्टेशन हो सकता है, ठीक है। जब विभवांतर लगाया जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनात्मक टर्मिनल की ओर खिसकते हैं। तो जब विभवांतर लगाया जाता है, जैसे कि ये बैटरी का इस्तेमाल करके हम विभवांतर लगा रहे हैं, हम जो फिजिक्स का चैप्टर होगा बेटा वहां पर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे ये बैटरी जोड़ी तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहां से इस तार से होते हुए कहां तक जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल्स तक। फिर पॉजिटिव टर्मिनल से यहां तक पहुंचाया जाएगा वापस, यहां पर आते ही इलेक्ट्रॉन फिर से वापस ऐसे चक्कर काटता रहेगा और हमारी विद्युत धारा जो है तार से प्रवाहित होती रहेगी। तो क्या कारण था बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं चालकता रैंकिंग की, यानी कि कंडक्टिविटी रैंकिंग की। तो सबसे ज्यादा अच्छा सुचालक जो होता है चांदी होता है, फिर तांबा होता है, सोना होता है, फिर एल्यूमिनियम और पांचवा टंगस्टन। लेकिन हम तो किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा तार बनाने के लिए, कॉपर का। जबकि चांदी तो जो है उससे भी अच्छा सुचालक है, लेकिन चांदी कितनी ज्यादा महंगी है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हमारी बेटा आखिरी जो है कुछ भौतिक गुण है धातुओं की, वो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहली अवस्था यानी कि स्टेट, हमने अवस्थाएं 9वीं कक्षा में पढ़ी हैं। तरल अवस्था, गैस अवस्था, ठोस अवस्था, इन तीनों में से ही किसी अवस्था में पाया जा सकता है। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, वो तापमान जहां पर कोई ठोस वस्तु तरल में बदल जाती है। कवथनांक, वो तापमान जहां पर कोई तरल वस्तु किसमें बदल जाती है, भाप में। तीनों ही पढ़ लेते हैं। अवस्था, कमरे के तापमान, यानी कि जो आपका कमरा है उसका जो मिनिमम, बेसिकली एक नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसको बोला जाता है बेटा कमरे का तापमान। कमरे के तापमान पर लगभग सभी ठोस होते हैं, यानी कि जितनी भी धातु होते हैं कमरे के तापमान पर लगभग क्या होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन एक धातु होता है बेटा जो कि कमरे के तापमान पर भी तरल होता है, वो क्या होता है हमारा, मरकरी यानी कि पारा, ठीक है। यह लगभग -38 डिग्री सेल्सियस पर ही बेटा किसमें बदल जाता है, तरल अवस्था में बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। तो इसीलिए हमारे कमरे का तापमान तो बहुत ज्यादा होता है, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री, कहां ये -38 डिग्री सेल्सियस पर ही तरल में रहता है। तो इसीलिए हमारे कमरे के तापमान पर बाकी सभी धातु जो होती है ठोस होती है, लेकिन पारा जो होता है वो तरल अवस्था में देखने को हमें मिलता है। आपको बस यही पढ़ना है, ये नीचे का नहीं पढ़ना, ओके, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यानी कि कवथनांक और गलनांक की, तो बेटा अधिकांश के गलनांक जो होते हैं उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक और कवथनांक ज्यादा होता है। क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो ये बंधन होते हैं बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। अब इन बंधनों को तोड़ने के लिए या कमजोर करने के लिए हमें ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है, जिसके कारण बेटा इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कवथनांक और गलनांक होते हैं वो ज्यादा होते हैं। हम पहले ही 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमने विज्ञान पढ़ लिया, इनके पीछे का कारण समझ लिया, ठीक है। हाथ में पिघलना, लेकिन क्या सारी ही धातुएं ऐसी होती है, नहीं बेटा। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका गलनांक एवं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कम होता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में गैलियम और सीजियम, दो ऐसी धातुएं बेटा जिनका जो हमारा गलनांक है वो कितना कितना है, 29 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये ठोस अवस्था में हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन हमें पता है बेटा हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम इनको अपने हाथ पे रखेंगे, जैसे कि मान लो ये पेन जो है बेटा गैलियम का बना है, ठीक है, मैंने जैसे इसको अपने हाथ पे रखा तो अब ये क्या करेगा, मेरे हाथ से ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। और ऊष्मा कहां से कहां जाती है बेटा, हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह पर। अब मेरे हाथ का तापमान कितना है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, और इसका तापमान जो है लगभग कितना होगा, 29 डिग्री से कम। अदरवाइज तो ये सॉलिड होता ही नहीं, 29 पे आकर के सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे करके मेरे हाथ से ऊष्मा खींचता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका टेम्परेचर जो है बेटा कितना हो जाएगा, लगभग 29 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा।
और जैसे ही 29 डिग्री सेल्सियस होगा बेटा इसका टेम्परेचर, ये ठोस अवस्था से तरल अवस्था में पहुंच जाएगा। तो ये दो जो है आपको याद होने चाहिए धातुओं के नाम, गैलियम और सीजियम। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो इनके भी गलनांक जो होते हैं कम होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि 97 डिग्री सेल्सियस सोडियम का होता है, 63 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो पोटेशियम का होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जो धातुएं हैं क्यों उनके जो है अवस्था ठोस होती है, गलनांक और कवरनांक क्यों ज्यादा होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है वो आपको याद करने पड़ेंगे और आपसे पेपर में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। ये पारा आपको दिखाया हुआ है, थर्मोमीटर के अंदर जो है हमारा पारा ही होता है, जिसका इस्तेमाल आप डॉक्टर जो है आपका बुखार नापने के लिए करता है। मरकरी एट रूम टेम्परेचर, तरल अवस्था में। अगर ये माइनस के 39 डिग्री, -40 डिग्री पर अगर हम इसको ले जाएं तो बेटा ये ठोस अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, अब हमने बात कर ली है बेटा धातुओं के सारे भौतिक गुणों की। अब हम बात करेंगे जल्दी से अधातुओं के भौतिक गुणों की। ठीक है, जो कि इनके विपरीत होंगे, बिल्कुल धातुओं के बिल्कुल उलट। सबसे पहले अवस्थाएं और उदाहरण बात कर लेते हैं। ठीक है, मूल अवधारणा, व्यापक रूप से भिन्न लेकिन सामान्यतः कमजोर अंत आणविक बलों के कारण धातुएं कमरे के तापमान पर पदार्थ की सभी 3 अवस्थाओं में मौजूद हो सकती हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या, सिंपल भाषा में बात करते हैं कि जो अधातु होते हैं ना, वो उनकी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो उनके परमाणु है उनके बीच में जो बल है, बंधन है, वो धातुओं के मुकाबले बहुत कमजोर होते हैं, जिसके कारण वे अधातु हमें बेटा ठोस अवस्था में भी देखने को मिलते हैं, तरल में भी और गैस अवस्था में भी। अब बात कर लेते हैं ठोस अवस्था में लगभग हमें 10 जो अधातु होती हैं वो देखने को मिलती है, जैसे कि आपने देखा होगा कोयला। ठीक है, कार्बन क्या होता है बेटा, कोयला क्या है, कार्बन का ही रूप है। सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, आयोडीन और बोरॉन, ये क्या है बेटा, ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अधातु। जबकि तरल अवस्था में पाए जाने वाला जो अधातु होता है वो हमारा होता है बेटा ब्रोमीन, ये आपको याद रखना है। जबकि तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन था, मर्क्यूरी। ठीक है, जिसको हम Hg से दिखाते हैं। इसका रंग कैसा होता है बेटा, लाल और भूरा, ब्रोमीन का। ठीक है, गैसियस अवस्था में पाए जाने वाले अधातु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन, एर्गन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन, ये सभी क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। ठीक है, कुछ अधातुओं के आपको रंग दिए हुए, जैसे कि सल्फर का पीला होता है बेटा, फास्फोरस का सफेद और लाल होता है, क्लोरीन जो होती है पीली हरी गैस होती है, आयोडीन जो होता है बैंगनी वाष्प के साथ एक भूरा काला ठोस हो सकता है। ठीक है, अब जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा अधातुओं के कुछ और हमारे भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण जो होगा अब हमारा रहेगा भंगूर, दूसरा नरम और हल्की। जैसे हमने पढ़ा था जो हमारे धातु होते हैं बेटा वो भंगूर नहीं होते, वो कैसे होते हैं, ठोस, रिजिड होते हैं, जबकि ये ब्रिटल होते हैं, भंगूर होते हैं। वो क्या थे, धातु क्या थे, ठोस थे, ये नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। धातु क्या थे बेटा, हमारे घनत्व उनका ज्यादा होने के कारण भारी थे, जबकि ये क्या होते हैं बेटा, हल्के होते हैं। यानी कि विपरीत है इनकी सारी की सारी भौतिक जो गुण है वो सारे के सारे धातुओं के विपरीत है एकदम। ठीक है, भंगुरता के बारे में पढ़ते हैं बेटा। भंगुरता क्या कहती है कि जब अधातुओं पर बल लगाया जाता है तो इनके परमाणुओं के बीच में जो ये क्या है, बॉन्ड है यानी कि बंधन है, ये मुड़ते नहीं है बेटा, ये टूट जाते हैं। ठीक है, मुड़ने की बजाय ये टूट जाते हैं। जबकि धातुओं में क्या हो रहा था बेटा, बंधन स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बल लगने पर वो बंधन बिना टूटे मुड़ टूट जा रहा था, जिसकी वजह से एटम्स जो थे आपस में ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पा रहे थे। लेकिन यहां पर ये बंधन जो है ना मुड़ टूट नहीं सकते, ये टूट ही जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा अधातु होता है वो ठोस पदार्थ में अगर होता है तो हम उसको जैसे ही बल लगाएंगे वो चूरा चूरा होकर के बिखर जाता है। उदाहरण सबसे अच्छा कार्बन का रहेगा, यानी कि कोयले के रूप में। मजबूत सहसंयोजक बंधन द्वारा निश्चित स्थानों पर बंधे होते हैं इनके परमाणु। जब बल लगाने पर बंधन नहीं है बेटा, ये बंधन है, बंधन मुड़ने के बजाय टूट जाता है। उदाहरण सल्फर पाउडर चूनाचूर हो जाता है। सल्फर जो है जब उसको हम थोड़ा सा सल्फर का टुकड़ा लेकर के बल लगाते हैं तो चूरे में बदल जाता है। ऐसे ही कोयले के ऊपर बल लगाएंगे तो वो छोटे छोटे कणों में बिखर जाता है टूटकर। नरम होते हैं, कम घनत्व होते हैं, आध्वानिक होते हैं। नरम होती हैं, ठीक है, कम घनत्व यानी कि हल्की होती है बेटा। कैसी होती हैं धातुएं, हल्की होती हैं। साथ ही में आधानिक, जब आप कोयले को बेटा ठोकते हो तो क्या उसमें से आवाज निकलती है, नहीं निकलती है। सल्फर को ठोकोगे तो क्या उसमें से आवाज निकलेगी, नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये साउंड नहीं प्रोड्यूस करती, आध्वानिक होती हैं। अब बात करते हैं क्या सभी अधातुएं ऐसी होती हैं या कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शनल केस भी है। हाँ बेटा, एक्सेप्शनल केस केमिस्ट्री में भरे पड़े। तो एक और एक्सेप्शनल केस जो रहेगा आपका वो रहेगा भंगुरता का, जिसमें हमारा या नरम का कह सकते हो आप। कार्बन जो कि हीरे के रूप में होता है ना बेटा, वो इसका एक अपवाद है। हीरा जो है कार्बन का ही एक रूप होता है,
हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो था अब तक माना जा रहा था, अब फिलहाल कार्बन फाइबर को माना जाता है। क्यों लेकिन? क्योंकि बेटा हीरे में एक कार्बन एटम जो है ना, वो साथ वाले 4 कार्बन एटम्स के साथ बहुत मजबूत बंधनों के साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण उसके बंधनों को तोड़ना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, तब जाकर के ये बंधन जो होते हैं बेटा टूट पाते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा, अधातुएं जो होती हैं सुस्त तथा कुचालक। सुस्त का मतलब होता है डल, यानी कि शाइनी नहीं होती, और इंसुलेटर होती है यानी कि कुचालक होती हैं, यानी कि ना तो ये विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जा पाती, ना ही उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा पाती है। वापस से एक छोटी सी चीज रिकॉल कराना चाहूंगा बेटा, जो सुचालक थे यानी कि धातु थे, वो क्यों थे? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब अब जो हमारे अधातु हैं वो कुचालक है, तो इनके इसका मतलब सिंपल और सिंपल इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। यहां से आपने एक चीज और रिकॉल कर ली, ठीक है। कठोर सहसंयोजक अणु, तो आप यहां पर एक सल्फर का उदाहरण देख पा रहे हो, कैसे जो है सल्फर के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं सहसंयोजी बंधन के कारण, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इनके अंदर फ्री नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सुसुस्त और कुचालक की। तो सबसे पहले बात करेंगे खराब चालक। उष्मा या विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते बेटा। इनके अंदर जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी संख्या कितनी होती है? कम से कम 5, 6 और 7। इसीलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको बाहर निकालने के लिए इस कक्षा से बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर बाहर नहीं निकलते। जबकि जो हमारे धातु के आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 1, 2 और 3 होते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर भी वो अपनी कक्षा को छोड़ करके चले जाते हैं। तो आपको समझ में आ गई क्यों ये खराब जो है सुचालक है या कुचालक है? क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरीके के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, चमकहीन होते हैं, सुस्त होते हैं। चमकहीन क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि हमने चमक वाले उसमें भौतिक गुण में भी पढ़ा था कि धातुओं की चमक किस वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है लाइट यानी कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और छोड़ते हैं, जिसको कि हम चमक के रूप में देख पाते हैं। लेकिन इनके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए चमकीले भी नहीं होते। अब आ जाती है वापस से बात बेटा किस चीज की? एक्सेप्शन की, कि क्या यहां पर भी कोई एक्सेप्शन है? हाँ बेटा एक्सेप्शन है। जैसे कि पहला ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो भी बेटा किसका रूप है? कार्बन का ही एक रूप है। ग्रेफाइट में आप देख पाओगे कि कार्बन का एक परमाणु साथ में कार्बन के 3 परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, जिसमें से एक जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका हमेशा फ्री रहता है, जैसे आप यहां पर देख पाओगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा विद्युत का सुचालन करते हैं। इसीलिए जो आपकी पेंसिल का सिक्का होता है बेटा वो ग्रेफाइट का बना होता है। जब उसको हम तारों से जोड़ करके बीच में बल्ब लगा दे और बैटरी के स्विच को जैसे ही ऑन किया जाता है तो बल्ब जो है हमारा वो जलने लग जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है बेटा वो क्या है? विद्युत का सुचालक है, ना कि कुचालक, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही एक रूप है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। अब बात करते हैं क्या कोई ऐसा भी हमारा अधातु है जो चमकता है? हाँ बेटा, आयोडीन जो है वो हमारा एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला यानी कि चमकदार होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसका आकार जो है, इसकी संरचना ही ऐसी है जिसके कारण ये चमक पैदा कर सकता है। तो यहां पर ये आपके अपवाद हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब आती है बात बेटा हमारी लास्ट में, वाई केमिस्ट्री इज अल्टीमेट, यानी कि रसायन विज्ञान ही अंतिम सत्य क्यों है? ठीक है, अभी हमने भौतिक विज्ञान पढ़ा था, अधातु और धातुओं का रासायनिक विज्ञान के बारे में तो हमने अभी तक बात की नहीं है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की है। केवल भौतिक गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण पूरी तरीके से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते तत्वों को वर्गीकृत सिर्फ भौतिक गुणों के आधार पर? क्योंकि बेटा हमने अपवाद देखे कि आयोडीन भी चमकीला, जो कि वो एक अधातु है। हाइड्रोजन एक अधातु है, लेकिन वो कैसा आयन बनाता है? घनात्मक आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो धातु होते हुए भी हल्के होते हैं, पानी पे तैरते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये हमने पढ़ा। कार्बन का एक रूप डायमंड और ग्रेफाइट जो होता है, डायमंड के रूप में कार्बन जो है बहुत मजबूत होता है, जबकि ग्रेफाइट के रूप में जो कार्बन है वो विद्युत का सुचालन करता है। तो यहां पर बहुत ही ज्यादा अपवाद भरे हुए हैं, एक्सेप्शन भरे हुए हैं। इसीलिए बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट यानी कि तत्व को वर्गीकृत करने के लिए, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर तत्व को धातु की कैटेगरी में डाला जाए, अधातु की या उपधातु की कैटेगरी में डाला जाए, ठीक है। तो इसीलिए ओके, तो बेटा हमें केमिकल प्रॉपर्टीज को देखना होता है रेदर देन फिजिकल प्रॉपर्टीज। सच्चे अपरिवर्तनीय वर्गीकरण को स्थापित करने के लिए हमें रासायनिक गुणों को देखना होता है, ठीक है, ना कि भौतिक गुणों को। भौतिक गुण तो जस्ट हमें एक अंदाजा देते हैं कि हमें जो है तत्व को किस कैटेगरी में रखना चाहिए, लेकिन रासायनिक गुण जो है वो पक्का कर देते हैं। अब रासायनिक गुण क्या कहते हैं? जैसे कि अधातु जो है इलेक्ट्रॉन देता है, जबकि
सॉरी, धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जबकि अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जितने भी तत्व इलेक्ट्रॉन छोड़ते होंगे वो ज्यादातर हमारे धातु होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले तत्व जो होते हैं हमारे अधातु होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ। तो बेटा अभी तक हम जो है भौतिक गुण धातु के और अधातु के पढ़ चुके हैं। अब हमें आगे जो है अधातु और धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम धातुओं के रासायनिक गुण, यानी कि धातुओं की अभिक्रिया अलग अलग पदार्थों के साथ। तो सबसे पहले धातुओं की अभिक्रिया में पढ़नी है बेटा ऑक्सीजन के साथ। जब धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है? तो जनरल इक्वेशन की बात कर लें, जब भी धातु बेटा ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो एक धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, धातुएं प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला के में अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग दरों पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। अब हमने क्लास 10th के ही चैप्टर फर्स्ट में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, उस रिएक्टिविटी सीरीज के जो कि हमारी थी बेटा ये वाली। ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर बेटा जो हमारी धातुएं होती हैं ना, वो अलग अलग दर पे जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ती हैं, यानी कि अभिक्रिया करती हैं। जो श्रृंखला सीरीज में सबसे ऊपर रहेगी, ठीक है, यानी कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं, जबकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये कम दर से जुड़ती हैं। ठीक है, और जो नीचे की होती हैं पारा, सिल्वर और गोल्ड, ये जुड़ती ही नहीं है। तो जल्दी से देख लेते हैं वापस। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे जो हमारा पोटेशियम और सोडियम है बेटा, वो कमरे के तापमान पर ही जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। लिथियम भी जो है कमरे के तापमान पर ही रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, जबकि मैग्नीशियम जो है उसको थोड़ा हमें गर्म करना पड़ता है। ये आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा किसका, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का। ठीक है, तो वहां पे क्या देखा आपने कि पहले मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के लिए क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तभी वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और उसमें से हमें क्या देखने को मिलती है, ब्राइट व्हाइट फ्लेम। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड जिंक जो है उसको और ज्यादा गर्म करना पड़ता है, आयरन को भी बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है, कॉपर बहुत लंबे समय तक जो है इसको गर्म करना पड़ता है, तब जाकर के ये जुड़ता है। गोल्ड और सिल्वर जो है वो करते ही नहीं है अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो बेटा अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो ये मेटल ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर, इसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी कि इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तीन तरीके की ही हो सकती है, या तो ये क्षारक हो सकता है, या ये अम्ल हो सकता है प्रकृति में, या फिर ये उदासीन हो सकता है। तो हमारे जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं बेटा वो क्षारकीय होते हैं प्रकृति में। ऐसा क्यों होता है, एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉपर प्लस O2 गिव्स CuO, यानी कि कॉपर का ऑक्साइड मिलता है। जब कॉपर के ऑक्साइड को बेटा पानी में मिलाया जाता है तो ये क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है बेटा वो क्या होता है, एक बेस, यानी कि क्षारक होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। धातु की ऑक्साइड क्षारकीय क्यों होती है, क्योंकि धातु की ऑक्साइड जल के साथ प्रतिक्रिया करके हमेशा क्या बनाती है, धातु की ऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए ये रासायनिक प्रकृति में क्षारकीय होती है। अब बात करेंगे अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुओं की। ठीक है, तो पहला जो हमारा रहेगा सोडियम का उदाहरण रहेगा। सोडियम जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन क्या रहता है उस दौरान, सुनहरी पीली लो, यानी कि जो फ्लेम्स होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, और एक ठोस पदार्थ जो होता है सफेद कलर का वो हमारा बन जाता है। और ये ठोस पदार्थ क्या होता है बेटा, सोडियम ऑक्साइड ही, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड था पाउडर के रूप में। ठीक है, तंत्र यानी कि मैकेनिज्म क्या रहता है, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील, आसानी से अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है। अब आपको पता है सोडियम जो है इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये बहुत ही ज्यादा आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, छोड़ देता है, और किसको दे देता है, ऑक्सीजन को। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, एक बंधन बना लेता है, जिसके कारण हमारा सोडियम ऑक्साइड जो है वो बनता है। आई होप आपको बेटा ये चीज समझ में आई होगी। दूसरा हमारा जो प्रतिक्रियाशील धातु है वो हमारा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के लिए बेटा हमें हमेशा क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, यानी कि गर्मी देनी पड़ती है। और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड पाउडर होता है, किस रूप में, व्हाइट कलर का। ठीक है, पानी में मिलाने पर यह भी क्या बनाता है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, जो कि क्या होता है, बेस। इसीलिए जो हमारे मेटल के यानी कि धात्विक ऑक्साइड जो होती है वो हमेशा क्षारकीय होती है प्रकृति में। ये आपको याद रखना है, पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है।
तीसरा जो हमारा धातु रहेगा प्रतिक्रियाशील वो रहेगा बेटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ना, अभ्यधर्मी ऑक्साइड होता है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी अभ्यधर्मी ऑक्साइड के बारे में भी पढ़ेंगे और सिंपल ऑक्साइड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ याद रखना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, अभ्यधर्मी। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली सी परत बनाता है। अवलोकन क्या देखते हैं हम, जब एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक पतली सी ऑक्साइड की परत। अब यहां पर इसके पास बेटा एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो क्या है, जल्दी से पढ़ते हैं और समझते हैं। यह परत सुरक्षात्मक होती है, यह नीचे आगे के संचारण को रोकती है, लोहे की जंग के विपरीत। यानी कि अगर बात करी जाए बेटा, अगर मान लो ये पेंसिल जो है एल्यूमिनियम की है, ठीक है, तो क्या होगा, जो बाहरी परत है ना एल्यूमिनियम की, वो तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या करेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगी। ठीक है, अब ये जो परत बन जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये क्या करेगी बेटा, रोक देगी, एक सुरक्षात्मक कवच बना देगी। यानी कि बाहर की ऑक्सीजन को जो अंदर वाली लेयर जो है एल्यूमिनियम की उस तक नहीं पहुंचने देगी, और जो भी अंदर का एल्यूमिनियम होगा वो हमारा बेसिकली क्या रहेगा, बिल्कुल सेफ। लेकिन ये काम बेटा लोहे के साथ नहीं होता। लोहे की जो बाहरी परत होती है वो ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, जंग। ठीक है, जिसके कारण, जंग बनने के कारण बेटा जो अंदर की लोहे की लेयर है ना, वो भी सुरक्षात्मक नहीं रहती। उससे क्या होता है, जो बाहर हवा में ऑक्सीजन और नमी है वो अंदर तक चली जाती है। कैसे चली जाती है, क्योंकि जंग में जो हमारा पदार्थ बनता है वो कैसा होता है, पोरस होता है, यानी कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से ऑक्सीजन और पानी अंदर के लोहे तक पहुंच जाता है और अभिक्रिया करके उसको भी खराब कर देता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर में ऐसा नहीं है, वो पोरस नहीं होती और ऑक्सीजन को अंदर जाने से रोक देती है। इसीलिए इसको यहां पर क्या कहा गया है, एक सुरक्षात्मक परत। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो बेटा आपने देखा होगा कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से जुड़ जाते हैं, ठीक है, और जलने लग जाते हैं। इसीलिए कि सोडियम और पोटेशियम हवा में अगर कोई रख देगा उन्हें तो क्या होगा, एकदम से जलने लग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उन्हें मैग्नीशियम रिबन की तरह ऐसे हवा में तो नहीं रख सकते, तो हमें उनको किसी ना किसी जगह पे सुरक्षित तो रखना पड़ेगा जहां पर उनका कांटेक्ट टूट जाए, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वरना तो रिएक्ट कर जाएंगे और जलने लगेंगे। तो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट तोड़ने के लिए हम उनको कहां पर रखते हैं बेटा, कैरोसिन ऑयल के अंदर। क्योंकि मिट्टी के तेल के अंदर जब हम सोडियम और पोटेशियम को रख देते हैं तो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, और मिट्टी का तेल जो है सोडियम और पोटेशियम को बचाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से। ठीक है, ऐसे ही हमने ऊपर ये भी पढ़ा था कि कमरे के तापमान पर तो लिथियम भी जो है वो रिएक्ट करने लग जाती है ऑक्सीजन से। तो लिथियम को कहां रखा जाता है, लिथियम को रखा जाता है बेटा पैराफिन वैक्स यानी कि मोम के अंदर। क्योंकि क्यों इसको कैरोसिन ऑयल में नहीं या मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये बहुत ही हल्की धातु होती है और मिट्टी के तेल के ऊपर क्या करने लग जाएगी, तैरने लगेगी, और मिट्टी के तेल के ऊपर तैरने लगेगी बेटा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी और जलने लग जाएगी। तो उसी से बचाने के लिए बेटा इसको मिट्टी के तेल के अंदर नहीं रखा जाता, जबकि पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, और लिथियम को कहां रखा जाता है, वैक्स के अंदर यानी कि मोम के अंदर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैग्नीशियम जो है चमकदार सफेद रोशनी के साथ क्यों जलता है, क्योंकि बेटा जब हम मैग्नीशियम को गर्म करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ने लग जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या प्रदान करता है, हमारी ऊष्मा प्रदान करता है। कुछ तो ऊष्मा के रूप में हमें मिलती है, ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि कुछ तो हमें ऊष्मा के रूप में मिलती है वो ऊर्जा, और कुछ ऊर्जा जो है वो हमें रोशनी के रूप में मिलती है, जो कि बिल्कुल व्हाइट लाइट होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ठीक है, अन्य धातुओं की प्रतिक्रिया, जिंक जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, और इस दौरान जो बेसिकली हमारी फ्लेम निकल रही होती है, लो निकल रही होती है बेटा, वो ग्रीन कलर की होती है। आयरन जब जुड़ता है आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ सकता, इसको ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी ही वो माध्यम बनता है जिसके कारण आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ पाता है। कॉपर की बात करी जाए तो बेटा कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जिसका कलर कैसा होता है, बिल्कुल ब्लैक होता है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, गोल्ड जो है बेटा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता। ठीक है, गोल्ड जो है ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ता, इसीलिए आपके सोने के आभूषण जो है वो आसानी से खराब नहीं होते। लेकिन जब सोने या चांदी की आभूषणों में मिलावट कर दी जाती है तो वो खराब होने लगते हैं बेटा। प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब बात आती है बेटा मेन जो हमारी वो है कि धात्विक ऑक्साइड जो है उनकी जो है बेसिकली प्रकृति कैसी है, यानी कि वो रासायनिक उनकी प्रकृति क्षारकीय है, अम्लीय है या उदासीन है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा बेटा कि जो धात्विक ऑक्साइड होती है वो कैसी होती हैं, क्षारकीय होती हैं,
नेचर में। और कुछ धात्विक ऑक्साइड जो होती हैं वो अभ्यधर्मी होती है। अभ्यधर्मी का मतलब यानी कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं, यानी कि वो एसिड की प्रॉपर्टीज और बेसिस की प्रॉपर्टीज भी शो कर सकती हैं। वो दोनों ही अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करती हैं। क्यों करेंगी वो भी जानेंगे। तो अम्लों के ये कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। आप देख सकते हो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जैसे इनको पानी में मिलाया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रो ऑक्साइड। वो होता है हमारा बेस। अब बात कर लेते हैं अभ्यधर्मी ऑक्साइड। तो जिंक और एल्यूमिनियम जो है ये दो धातुएं हैं बेटा हमारी जो हमें पढ़नी है, जो कैसी होती है? अभ्यधर्मी। ठीक है। और इनके ऑक्साइड्स भी जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? अभ्यधर्मी ऑक्साइड्स, यानी कि एक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं और क्षारक के साथ भी। इसलिए आप देख पाओगे जिंक ऑक्साइड जो पहले एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं यानी कि अम्ल के साथ, दूसरे केस में जिंक ऑक्साइड जो है वो एक क्षारक के साथ भी अभिक्रिया कर पा रहा है। ठीक है। तो ऐसा ये क्यों कर पा रहा है? तो आपको ये दोनों एग्जांपल्स बेटा याद रखने हैं, एल्यूमिनियम का और जिंक का। ठीक है। एल्यूमिनियम और जिंक अभ्यधर्मी ऑक्साइड क्यों बनाते हैं? ऐसा इनके पास क्या खास है जो कि सिर्फ यही दो जो है धातु हमारी अभ्यधर्मी ऑक्साइड बना रहे हैं? बेटा ये जो है हमारी पीरियोडिक टेबल जो होती है जिसमें हम एलिमेंट्स को, तत्वों को अरेंज करके रखते हैं, उनमें जो धातुओं और अधातुओं के बीच की सीमा होती है ना, ये वहां पाए जाते हैं। ठीक है। और ये बेटा जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है ना इनकी आखिरी कक्षा में, ये आराम से उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं या इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकते हैं तथा स्वीकार भी कर सकते हैं। इसीलिए बेटा ये जो है अभ्यधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट हमारी प्रतिक्रिया। अब तक तो हमने ऑक्सीजन के साथ पढ़ी है, धातु की रिएक्शन किसके साथ? जल के साथ। अब जल के साथ रिएक्ट करते हुए धातु जो है बेटा वो क्या क्या बनाता है वो हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं। धातु जब बेटा जल के साथ जुड़ता है तो दो प्रोडक्ट बनाता है। पहला हाइड्रो ऑक्साइड, दूसरा ऑक्साइड, और दोनों ही केसेस में हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। अब कौन से केस में हाइड्रोक्साइड बनेगा और कौन से केस में ऑक्साइड बनेगा? जब बेटा धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करे लिक्विड स्टेट में, ठीक है, चाहे पानी गर्म हो या ठंडा हो, तो हमारा हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन जब धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया कर रही है किस रूप में? स्टीम यानी कि भाप के रूप में, तो हमारा जो बनता है वो मेटल यानी कि धातु का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। अब बात कर लेते हैं बेटा कौन कौन से धातु जो है गर्म पानी के साथ जुड़ते हैं, ठंडे पानी के साथ जुड़ते हैं, और कौन से जो है भाप के साथ जुड़ते हैं और कौन से बिल्कुल ही पानी के साथ नहीं जुड़ते। तो पहला जो है हमारा बहुत प्रतिक्रियाशील धातुएं यानी कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये ठंडे पानी के साथ ही अभिक्रिया कर जाते हैं बेटा। ठीक है। और क्या बनाएंगे? पानी के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बना रहे हैं? धातु का हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। प्रतिक्रियाशील धातु जैसे कि मैग्नीशियम जो है गर्म पानी और भाप दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है, इसीलिए धातु का हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाएगा। जब ये गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। और जब ये भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा बेटा? मेटल का ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी मुक्त होगी। ऐसे ही कम प्रतिक्रियाशील धातु जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये ना ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं ना बेटा गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? ये केवल भाप के साथ जुड़ते हैं, और भाप के साथ जुड़ करके बेटा ये क्या बनाते हैं? धातु का ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर मुक्त हो जाती है। अप्रतिक्रियाशील धातु यानी कि हमारा जो है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये बेटा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं हम अभी आगे समझेंगे। आई होप आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि धातु जब जल के साथ जुड़ता है तो क्या होता है और कौन सी अवस्था में जुड़ेगा तो हमारा उत्पाद जो है वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे अब वापस से बेटा हमारा ठंडे जल का विवरण। तो जब भी पोटेशियम जो है पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि पानी तरल अवस्था में रिएक्ट हो रहा है। साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और बेटा कुछ अमाउंट में हीट निकलेगी, यानी कि कैसे अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी। और जो ये हीट निकल रही है ना बेटा इतनी सफिशिएंट है कि ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है? जला देती है। अब हाइड्रोजन गैस जलेगी तो बेटा क्या होगी? हाइड्रोजन जो है वो एक ज्वलनशील गैस है, वो तुरंत आग पकड़ लेगी, यानी कि हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था वो क्या करने लगेगा? जलने लगेगा। ठीक है। दूसरा जो हमारा धातु है वो बेटा सोडियम है। ठीक है। सोडियम भी जो है पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जो हीट होती है वो इस हाइड्रोजन गैस को भी क्या कर देती है? जला देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? हम सोडियम और पोटेशियम को पानी के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही हम पानी के अंदर रखेंगे तो ये क्या होगा? यहां पर ये पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, साथ में जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो तुरंत आग पकड़ लेगी और जलने लगेगी। तो आप खुद सोचो कि हम सोडियम और पोटेशियम को पानी में भी रख सकते हैं?
इसीलिए हमने सोडियम और पोटेशियम को ऊपर कहां पर रखने के लिए पड़ा था, कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल के अंदर। ना तो वहां पर पानी होता है ना ही ऑक्सीजन होता है, क्योंकि दोनों ही इतने प्रतिक्रियाशील धातु है बेटा, पानी और ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आते ही जलने लग जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है बेटा पानी के साथ जुड़कर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस, और इसमें जो हीट निकलती है ना, यानी कि ये जो ऊष्मा निकलती है, ये इतनी सफिशिएंट नहीं होती बेटा कि ये उस हाइड्रोक्साइड या धातु को जला सके। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसको ज्वाला में नहीं बदल पाती, यानी कि नहीं जला पाती है। तो इसलिए कैल्शियम को तो हम पानी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, पानी के अंदर उसके साथ अभिक्रिया करा सकते हैं, हवा में भी रख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जो हीट है बेटा ये हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसीलिए हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं जल पाता। ठीक है, और क्योंकि कैल्शियम जो है बेटा धातु वो पानी से भारी होती है, इसलिए पानी में जाकर के नीचे डूब भी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन में आग क्यों लग जाती है, क्योंकि ये बहुत अत्यधिक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है जो कि हाइड्रोजन गैस को तुरंत जला देती है। सोडियम एक गेंद में क्यों बदल जाता है, ठीक है, जब सोडियम को पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बेटा वो एक छोटे से गेंद के रूप में क्यों बदल जाता है। अगर आपने कभी ध्यान से नोटिस किया हो, जब आप गर्म तवे पर पानी छिड़कते हो तो वो छोटी छोटी बूंदों में बदलने लग जाता है और धीरे धीरे करके भाप में बदल जाता है। तो वहां यहां पर भी बेटा कुछ ऐसा ही प्रतिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी यह अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी गर्म तापमान को सोडियम के गलनांक से ऊपर धकेल देती है। यानी कि इस अभिक्रिया में सोडियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है बेटा तो जो ऊष्मा निकलती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो सोडियम को जो है उसके गलनांक से ऊपर क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, जिसके कारण सोडियम जो है बहुत तेजी से छोटी सी गेंद में बदलने लग जाता है, यानी कि तरल अवस्था में बदलने लग जाता है। ठीक है, और एक छोटा सा गोला बन जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाप के साथ प्रतिक्रिया अपवाद। तो हमने क्या पढ़ा था, जो मैग्नीशियम होता है और उससे नीचे वाली धातुएं होती हैं वो न ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है ना गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो पहला केस पढ़ेंगे हम मैग्नीशियम, जो कि गर्म पानी और हमारा स्टीम यानी कि भाप के साथ ही अभिक्रिया करता है। ठंडे जल के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है बेटा, गर्म जल के साथ धीमी प्रतिक्रिया करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखने वाली बात। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में जो हीट निकलती है वो बहुत ही कम निकलती है, जो कि हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए सफिशिएंट नहीं होती। ठीक है, भाप के साथ जब अभिक्रिया करता है तो बहुत तीव्र प्रतिक्रिया होती है, यानी कि बहुत तेजी से अभिक्रिया होती है, और साथ में जो है बेसिकली आप देख पाओगे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है ना कि हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है बेटा वो बाहर निकलती है। सेम जो हीट होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो क्या कर पाए, इस हाइड्रोजन गैस को जला पाए। इसीलिए हम मैग्नीशियम को भी पानी के अंदर सेफली रख सकते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को पानी के अंदर नहीं रखा जा सकता बेटा, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्रतिक्रिया होने से वो तुरंत आग पकड़ लेगी और हमारे धातु जो है वो जलने लग जाएगा। धातुएं जो केवल भाप के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, अब उन धातुओं के बारे में पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो होते हैं बेटा ये तीन, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ। आप देख पाओगे यहां पर भी ये क्या है, पानी गैस के रूप में है। तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और तीनों में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अब अप्रतिक्रियाशील धातुएं, ऐसी धातुएं जो कि पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती, यानी कि कॉपर का एग्जांपल है बेटा यहाँ पर। कॉपर क्यों पानी के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता, ये आता बेटा यहाँ पर हमारा राज, जो कि कहाँ छिपा हुआ है, हमारी वापस से सक्रियता श्रेणी में। ठीक है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखोगे कॉपर कहाँ है बेटा, कॉपर यहां पर है। ठीक है, और हाइड्रोजन कहां बेटा, इससे ऊपर, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा ताकतवर है, किससे, कॉपर से। यानी कि हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ सकता है कॉपर के मुकाबले, इसलिए कॉपर जब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा भी तो भी हाइड्रोजन जो है उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिड्यूस नहीं होगा और पानी से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है, वो कॉपर से भी ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा। इसीलिए कॉपर जो है बेटा कभी भी पानी में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बना पाता। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हमारी नेक्स्ट प्रतिक्रिया की, जो कि है तनु अम्लों के साथ। धातु की अभिक्रिया किसके साथ, अम्लों के साथ। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा हुआ बेटा। क्या पढ़ा था कि अम्ल जो है जब धातु के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड, सॉरी धातु का लवण, और साथ में कौन सी गैस निकलती है बाहर, हाइड्रोजन गैस। जल्दी से देख लेते हैं जनरल रिएक्शन क्या होगी बेटा। धातु जब अम्ल के साथ जुड़ता है तो धातु क्या
लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो होती है हमारी मुक्त होती है। क्यों होती है, एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। HCl जब सोडियम के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, धातु का लवण NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्योंकि बेटा यहाँ से Cl जो है वो किस में टूट जाता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और सोडियम जो है क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, वो अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत छोड़ करके हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि उसका अपचयन हो जाएगा और किस में बदल जाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। इसी को हम यहां पर भी देख लेते हैं एक बार तुरंत। ठीक है, आप देखोगे ऑक्सीकरण होता है, सबसे पहले धातु जो है अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, यानी कि सोडियम जो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब यहां पर देखोगे कमी यानी कि रिडक्शन यानी कि अपचयन। अम्ल में जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा कहां से, सोडियम का। ठीक है, और किस में बदल जाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस में। अब ये Na पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपस में क्या बना लेंगे, एक बंधन बना लेंगे और जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, हमारा लवण। आई होप आपको ये रिएक्शन जो है वो याद होगी। अब देख लेते हैं सोडियम जब बेटा सोडियम जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम का लवण यानी कि सोडियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही मैग्नीशियम जब अभिक्रिया करता है अम्ल के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ऐसे ही जिंक और आयरन। ठीक है, परीक्षा पर ध्यान। अब क्या आप ये इस हाइड्रोजन के लिए परीक्षण भी कर सकते हो कि हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। हाँ, जलती हुई तिल्ली को लेकर के आएंगे तो पोप साउंड यानी कि एक पटाखे जैसी आवाज से पटाखे जैसी आवाज आएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो जलने लग जाएगी। कॉपर तनु अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक के साथ प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर पाता बेटा, क्योंकि कॉपर जो है अभी हमने बात की थी, कॉपर की इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता से कम है। इसलिए कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन दे करके हाइड्रोजन को यहां से नहीं रिप्लेस कर सकता, क्योंकि वो सक्रियता श्रेणी में यहां पर बेटा क्या है, नीचे है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में जो है हाइड्रोजन से नीचे है, इसीलिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। यहां पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा कि धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु का लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो क्या बेटा ये नियम सभी अम्लों के साथ जो है ऐसे ही धातु अभिक्रिया करते हैं? क्या ये नियम जो है सभी अम्लों के ऊपर लागू होता है? नहीं बेटा, ये नियम जो है सभी अम्लों के ऊपर लागू नहीं होता। उनमें से एक अपवाद है जो कि हमारा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल अपवाद, यहां पर हमें पढ़ना है एक्सेप्शनल केस। धातु आमतौर पर HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है बेटा वो मुक्त नहीं करते। ठीक है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करके धातु जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा जो HNO3 है यानी कि नाइट्रिक अम्ल है, ये एक बहुत ही अच्छा उपचायक है। उपचायक का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि अपना ऑक्सीजन दे करके सामने वाले का क्या करा देता है, ऑक्सीकरण करा देता है, यानी कि उपचयन करा देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अभी देख लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। यहां तक कि अगर हाइड्रोजन गैस बनती है अभिक्रिया में तो यह तुरंत पानी में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब जब भी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बेटा तो हमारा सोडियम नाइट्रेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलने की बजाय क्या निकलता है, पानी। क्यों निकलता है? क्योंकि बेटा अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, तो ये नाइट्रिक अम्ल उसको किस में बदल देता है, H2O में, अपना ऑक्सीजन दे करके, और खुद रिड्यूस हो जाता है किस में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। ठीक है, अब लेकिन क्या सभी धातु ऐसे ही बिहेव करते? नहीं बेटा, बहुत दुर्बल अगर हम नाइट्रिक अम्ल ले ले, ठीक है, बहुत तनु HNO3 जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक प्रतिक्रियाशील मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ प्रतिक्रिया करता है। वे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीकृत करने से पहले ही नाइट्रिक अम्ल को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जल्दी से समझ लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम तनु अम्ल ले, कौन सा, तनु नाइट्रिक अम्ल ले और उसको मैग्नीशियम या मैग्नीज धातु के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या बनेगा बेटा, हमारा हाइड्रोजन गैस जो है इस प्रतिक्रिया में निकलेगी और मैग्नीशियम नाइट्रेट या फिर MgNO3 का ट्वाइस या फिर मैंगनीज जो है उसका नाइट्रेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब की बार हाइड्रोजन गैस क्यों निकलेगी बेटा, क्योंकि जो मैग्नीज और मैंगनीशियम है ये नाइट्रिक अम्ल को क्या कर देंगे, उपचयित कर देंगे। उससे पहले कि ये हाइड्रोजन गैस का उपचयन करे, उससे पहले ही नाइट्रिक अम्ल का क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में
आई होगी। ठीक है, ठीक है। तो आपको यहां से दो चीजें याद रखनी है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है वो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। बाकी किसी भी तत्व में या धातु में ये हमारी जो शक्ति नहीं होती बेटा। अब हमें एक नेक्स्ट चीज पढ़नी है जो कि है हमारा अमल राज, या फिर जिसको कहा जाता है एक्वा रीगिया। एक्वा रीगिया रॉयल वाटर भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, आपको जो है इसकी परिभाषा और इसका कार्य याद रखना है। परिभाषा या संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। 3 भाग सांद्र अमल, 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अमल और 1 भाग जो है सांद्र नाइट्रिक अमल का ताजा तैयार मिश्रण जो होता है बेटा वो हमारा अमल राज यानी कि एक्वा रीगिया कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हमारे पास 100 ml एक्वा रीगिया यानी कि अमल राज है तो उसमें से 75 ml जो होगा वो हमारा HCl होगा तनु, और 25 ml जो है वो हमारा तनु HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब कार्य क्या है, यह है सोना और प्लेटिनियम जैसे शाही उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है जो कि कोई भी एकल यानी कि एक अमल नहीं कर सकता। तो अमल राज क्या हुआ, एक ऐसा मिश्रण या विलयन 2 अम्लों का, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हमारा नाइट्रिक अम्ल का, जिसमें हमने 3 भाग तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए हैं और 1 भाग जो है हमने किसका लिया है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। तो ऐसा मिश्रण कहलाता है अमल राज। इसका कार्य, यह सोने व प्लेटिनियम जैसी धातुओं को क्या कर सकता है, अपने अंदर घोल सकता है, जो कि कोई भी अकेला अमल ऐसा काम नहीं कर सकता। अब हमें पढ़नी है अगली जो बेटा प्रतिक्रिया धातुओं की, वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हम पहले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। वो क्या कहती है बेटा, एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु जो है एक कम प्रतिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन में से हटा करके यानी कि विस्थापित करके उसकी जगह ले लेती है। यानी कि यहां पर क्या हुआ बेटा, एक मेटल था हमारे पास, वो दूसरे कम ताकतवर मेटल को यानी कि धातु को उसके लवण के विलयन में से हटा करके क्या कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। ये विस्थापन अभिक्रिया हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। इसका उदाहरण हमारे पास है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि कैसे कलर का, ब्लू। उसमें हमने जैसे ही लोहा डाल दिया तो क्या हुआ, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है, जो कि कैसे कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का। ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और लोहे की कील जो पहले ग्रे थी वो कैसी हो जाती है, ब्राउन। किसकी वजह से, कॉपर की वजह से। ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ी हुई है। यहां पर क्यों कॉपर को जो है आयरन जो डिस्प्लेस कर पाया, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर आता है बेटा, इसीलिए वो उसको क्या कर पाया, डिस्प्लेस कर पाया। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे कि जो हमारा लोहा है वो कॉपर से काफी ऊपर है सक्रियता श्रेणी में, इसीलिए वो उसकी जगह ले पाया। आयरन जो है बहुत आसानी से अपने जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेता, कॉपर गेन करके बाहर निकल जाता है। ऐसे ही आयरन को जब कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, और जिंक को कॉपर सल्फेट का एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। धातु की सूची में हाइड्रोजन क्यों आता है, अब यहां पर ये जो सक्रियता श्रेणी है ये धातुओं की है, लेकिन इस पे हाइड्रोजन जो है बेटा वो क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन भी जो है बेटा पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी कि धनात्मक आयन बनाता है अपने इलेक्ट्रॉन को खो करके, जिसके कारण इसको एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में ले लिया जाता है इस सक्रियता श्रेणी में। यानी कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कौन कौन से धातु जो है वो ज्यादा ताकतवर है और कौन कौन से कम ताकतवर है। जिंक कॉपर को क्यों विस्थापित कर पाता है, क्योंकि जिंक जो है बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है कॉपर के मुकाबले, इसीलिए कॉपर उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और किस में बदल जाता है, कॉपर के परमाणुओं में बदल जाता है। अब बात करेंगे अगली अभिक्रिया की, वो बेटा किसके साथ, धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ, मजबूत क्षारकों के साथ। हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में ही पढ़ा था बेस यानी कि क्षारकों की अभिक्रिया किसके साथ, धातुओं के। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि सभी धातुएं जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम जैसी धातु जो है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके धातु का लवण बनाती हैं और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस जो है बेटा वो मुक्त होती है। ठीक है, तो यही धातुएं क्यों कर पाती हैं, क्योंकि बेटा ये एक क्षारक के साथ भी अभिक्रिया कर सकती हैं और किसके साथ कर सकती हैं, एक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकती हैं। क्यों, क्योंकि ये अभ्यधर्मी धातुएं होती हैं। कॉन्सेप्ट, अभ्यधर्मी धातुएं मजबूत क्षारकों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये चीज समझाई। तो जिंक और एल्यूमिनियम जो है स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि मजबूत क्षारक के साथ, ठीक है, अभिक्रिया करके यानी कि प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करती हैं और सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो हमारी बाहर मुक्त हो जाती है। इसके बाद बेटा क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया, धातु जो है क्लोरीन के साथ भी अभिक्रिया करके क्या बनाती है, क्लोराइड बनाती है। जब धातु क्लोरीन के साथ जुड़ती है तो क्या बनता है, धातु का क्लोराइड। ठीक है, ये
कैसा होता है, आयनिक होता है। किसका बना होता है, आयन्स का बना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास धातु कौन सी है, सोडियम। सोडियम को जब हम क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है बेटा, यहां से जो सोडियम है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ये छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, क्लोरीन, जिससे सोडियम की भी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और क्लोरीन के आखिरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी कारण से इनके बीच में क्या बन जाता है बेटा, एक बंधन बन जाता है और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। अब जैसे ही पानी में वापस से हम सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, किसके, सोडियम और क्लोरीन के। इसीलिए ये जो हमारा यौगिक होगा ये कैसा होता है बेटा, आयनिक होता है, ठोस होता है। आपने देखा होगा नमक कैसा होता है, ठोस होता है। उच्च गलनांक होते हैं। क्यों होते हैं बेटा उच्च गलनांक, क्योंकि जो ये बंधन होता है सोडियम और क्लोरीन आयंस के बीच में, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत बंधन होता है। इसीलिए बिजली का संचालन करते हैं, यानी कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं, क्योंकि पानी में मिलाने पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन छोड़ते हैं, यानी कि ऐसे परमाणु जिनके ऊपर आवेश है। ठीक है, और यही आवेश एक निश्चित दिशा में बहुत तेजी से मूव करते हैं, जिसके कारण ये पानी के अंदर जो है विद्युत धारा को संचालित करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमें पढ़ना है बेटा अधातुओं की अभिक्रिया। ठीक है, अब तक हमने धातुओं की सभी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी है। अब हमें आगे पढ़ना है अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ और फिर जल के साथ। तो जल्दी से शुरू करते हैं। अधातु जब भी बेटा ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो एक अधात्विक ऑक्साइड जो है उसका निर्माण होता है। अब जैसे कि हमारा धात्विक ऑक्साइड जो था क्षारकीय था प्रकृति में, जो अधात्विक ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है बेटा, अम्लीय तथा उदासीन। कैसी, अम्लीय हो सकती है और उदासीन हो सकती है। किस किस केस में अम्लीय होंगी और किस केस में उदासीन होंगी वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। जब भी बेटा कार्बन जो है एक्सेस अमाउंट में जब कार्बन बेटा एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जब बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जब वह कम मात्रा में ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, यानी कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है बेटा यहां से। ठीक है, अब दोनों में ही क्या डिफरेंस है। जैसे ही बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो हमारा बनता है H2CO3, यानी कि कार्बोनिक अम्ल। तो क्या बनेगा, एक कार्बनिक अम्ल बनेगा, और कार्बनिक अम्ल बनेगा तो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है बेटा, हमें पता है, वह ब्लू लिटमस को रेड में ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए जो हमारा CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा ऑक्साइड है, एक अम्लीय ऑक्साइड है। जबकि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो किसी भी तरीके का हमारा अम्ल नहीं बनता। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि हमारा CO जो है वो कैसा है, एक तटस्थ। तटस्थ का मतलब उदासीन। ठीक है, यानी कि ये कैसा है, न्यूट्रल है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा सल्फर है। जब सल्फर को बेसिकली गर्म किया जाता है तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। पानी में जैसे ही मिला दिया जाता है तो H2SO3 यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। ठीक है, जो कि एक क्या है, अम्ल है। इसीलिए SO2 भी हमारा बेटा क्या है, एक अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन को बेटा ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, पानी। और पानी जो है बेसिकली बेटा हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। तो बेटा हमने क्या पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है ये दोनों ही उदासीन अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे अम्लीय अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अधातु जो है, जो ऑक्साइड बनाते हैं वो अम्लीय भी होते हैं प्रकृति में और हमारे उदासीन भी होते हैं। प्रूफ की अगर बात कर ली जाए तो एक बार एक जार में, तो प्रूफ कैसे दिया जाएगा, यहां से इसको पढ़ लेना, तो मैं समझा देता हूं। तो एक जार में बेटा अगर हम चम्मच में लेकर के सल्फर को गर्म करें तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। सल्फर को गर्म किया तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस हम क्या करेंगे, इस जार के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, ऊपर से ढक्कन लगा करके, बाद में इसमें पानी मिला करके, बाद में हमने इसमें क्या मिलाया, पानी, जिसके कारण यहां पर क्या बना, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इस एसिड को जब हमने बेटा लाल, यहां पर देखो ये सॉल्यूशन बन चुका है, इस एसिड को जब हमने लाल रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप से चेक किया तो कोई भी कलर में चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे ही ब्लू को
लेकर के चेक किया तो वो किस में बदल गई, रेड। तो इससे हमें क्या पता चला, ब्लू से रेड, तो हमें क्या पता चला कि ये कैसा था, प्रकृति में एसिडिक था। तो ऐसे हम इसका प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है जल के साथ। तो बेटा कभी भी आपने देखा होगा अधात्विक, अगर मैं एग्जांपल उदाहरण के तौर पे ले देता हूं, कार्बन जो है पानी के साथ जुड़ करके कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी कि अधातु जो है जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं बेटा? क्योंकि जो अधातु होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते नहीं। हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकालने के लिए हाइड्रोजन को क्या देने पड़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। लेकिन जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को तो स्वीकार करते हैं, वो तो कभी छोड़ते ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स को। इसीलिए अधातु कभी भी पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन जो है बेटा, अपवाद जो है केमिस्ट्री में भरे पड़े हैं। तो एक अपवाद की बात कर लेते हैं। अधातु जो है जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन अपवाद की बात की जाए तो क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो पानी के साथ जुड़ करके बेटा क्या बनाती है? HCl और हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, ये अपवाद है। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता बेटा। जस्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या जो है अधातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो आपको आंसर सिंपल लिखना है नहीं। क्यों? क्योंकि अधातु जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ते नहीं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और हाइड्रोजन को पानी में से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे रेदर देन इलेक्ट्रॉन लेने के। ठीक है, तो इसीलिए अधातु ऑक्साइड अम्लीय क्यों होते हैं? क्योंकि ये पानी में प्रतिक्रिया करके जो है अम्ल बनाते हैं, इसीलिए ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जिसके कारण अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे अम्लीय होते हैं। अधातुएं जल में हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों नहीं कर सकती? अधातु जो है जल से हाइड्रोजन को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अधातु जो होती है वो हमारी बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं, ना कि छोड़ते हैं, और हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ना कि लेना। ठीक है, अधातुओं की अभिक्रिया अम्ल, क्षारक और लवण के साथ। तो सबसे पहले अम्ल के साथ अगर हम बात करें तो हमें पता है किसी भी अम्ल में से हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इसीलिए जो यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी बेटा। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन छोड़ती नहीं, इलेक्ट्रॉन लेती है। सामान्य नियम, अधातुएं तनु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती? किसी भी अम्ल से H पॉजिटिव को विस्थापित करने के लिए तत्व को इलेक्ट्रॉन का दान करना चाहिए। अधातु इलेक्ट्रॉन स्वीकारती हैं, ना कि दान करती हैं, इसीलिए अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब बात करेंगे अधातुओं की बेस के साथ। ठीक है, क्या अधातु जो है शार्क के साथ अभिक्रिया करती है? नहीं बेटा, क्योंकि अधातुओं को शार्क के साथ अभिक्रिया करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, यहां पर भी इसीलिए अभिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर बात करी जाए अपवाद की, तो अपवाद जो होते हैं केमिस्ट्री में भरे पड़े हैं। एक और अपवाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कुछ अधातुएं क्षारकों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाती है और साथ में जल बनाती है। वो कौन सी हैं? जैसे कि हमारी क्लोरीन। वापस से क्लोरीन। क्लोरीन जब एक बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो बेटा ब्लीच बनती है। ठीक है, और साथ में जो है लवण बनता है। कैसे? क्लोरीन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो साथ में लवण बनता है, पानी बनता है, और हमारा सोडियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है, जो कि क्या होता है बेटा? ब्लीच। ठीक है, बाकी अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कॉमनली, तो क्षारक के साथ अधातु अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि सोडियम को यहां से बाहर निकालने के लिए उन्हें क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं छोड़ती, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। लवण विलयन यानी कि वापस से सेम अभी हमने धातुओं में पढ़ा था कि एक धातु जब किसी दूसरे धातु के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर भी सेम विस्थापन अभिक्रिया होगी। कैसे होगी? एक अधिक प्रतिक्रियाशील अधातु जो है एक कम प्रतिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देगी और उसकी जगह ले लेगी। जैसे हमारे पास जो है शुरुआत में क्या है? सोडियम ब्रोमाइड, यानी कि किसका लवण है? ब्रोमीन का। ठीक है, और साथ में क्या है? हमने उसमें क्या मिला दिया? क्लोरीन, जो कि क्या है? एक अधातु, और ब्रोमीन भी एक अधातु है। ठीक है, अब क्लोरीन ने क्या किया? ब्रोमीन की जगह ले ली। यहां पे देखोगे आप, क्लोरीन ने जाकर के क्या किया? ब्रोमीन की जगह ले ली, उसको उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर दिया। क्यों कर पाई क्लोरीन? क्योंकि बेटा क्लोरीन जो है ब्रोमीन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर आती है, यानी कि क्लोरीन क्या है? एक ऐसी अधातु है जो कि ब्रोमीन से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर पाई। यहां पर आप देख पाओगे NaBr, जैसे क्लोरीन मिलाए तो NaCl बन जाएगा और ब्रोमीन गैस जो है वो हमारी बाहर हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। संयोजक क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण। जब अधातु हाइड्रोजन और
क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? सबसे पहले क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया, ठीक है। तो बेटा अधातु जो है क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्लोराइड बनाते हैं। और ये क्लोराइड जो होता है सहसंयोजक बंधनों से बना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से नहीं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। कैसे बनता है जल्दी से समझ लेते हैं। जो नॉन मेटल होता है, यानी कि जैसे कि हमारा कार्बन ले लेते हैं हम, ठीक है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल यानी कि अधातु है। जब वो क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? पहले CCl3 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर आप देख पाओगे तो क्लोरीन के साथ कार्बन कैसे जुड़ा है बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। ऐसे हम एक और उदाहरण देख सकते हैं, सबसे कॉमन उदाहरण हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कैसे बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये जो बंधन बनता है ना इनके बीच में, वो कैसे बनता है बेटा? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, उसके आखिरी कक्षा में 7 होते हैं। तो क्या करते हैं? एक एक अपने इलेक्ट्रॉन्स को साझा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और बंधन बना लेते हैं बीच में। इसको बोला जाता है सहसंयोजी बंधन और सहसंयोजक जो है यौगिक। एग्जाम्पल में क्लोरीन गैस PCl3 PCl5 टेट्रा क्लोराइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ठीक है। विशेषताओं की बात करें तो कमरे के तापमान पर तरल या गैस होते हैं। गैर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत बिजली का संचालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी में हम मिलाते हैं इन्हें तो ये बेसिकली आयनों में नहीं टूटते। HCl टूट जाता है, लेकिन अगर बात करें जाए CCl4 की तो पानी में मिलने पर ये जो है आयंस में नहीं टूटते। इसीलिए बेटा ये जो होते हैं कंपाउंड कैसे होते हैं? बिजली का संचालक नहीं करते हैं, ठीक है। कम गलनांक और कवतनाक, कम गलनांक और कवतनाक से क्या पता चलता है? जो कि इनके बीच में बॉन्ड है ये कैसा है बेटा? बहुत ही कमजोर है और कम ऊष्मा मिलने पर ही टूट जाता है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया। तो जब भी बेसिकली एक अधातु बेटा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कोवलेंट हाइड्राइड यानी कि सहसंयोजक हाइड्राइड। एग्जाम्पल की बात करें तो जब सल्फर को हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, ठीक है। नाइट्रोजन की अभिक्रिया होती है तो अमोनिया गैस बनती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बेटा क्या बनता है? पानी बनता है, ठीक है, जो कि तरल अवस्था में। कार्बन जब अभिक्रिया करता है तो मीथेन गैस बनती है, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा? सारे के सारे सहसंयोजक जो है हमारे यौगिक बनते हैं, ना कि आयनिक यौगिक। अधातुएं सहसंयोजक क्लोराइड और हाइड्राइड क्यों बनाती हैं? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन और क्लोरीन खुद से भी क्या है? अधातु है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने में विश्वास नहीं रखते, इलेक्ट्रॉन को क्या करने में? गेन करने में, यानी कि प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। दोनों परमाणु अधातु होते हैं। दोनों परमाणुओं को स्थिरता प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कोई भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वे उन्हें स्थानांतरित करने के बजाय इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बजाय क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने वो ज्यादा अच्छा समझते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं वो बेटा? बेसिकली सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। अब बात करेंगे बेटा भौतिक गुणों की। तो धातु यानी कि मेटल वर्सेस नॉन मेटल की। तो पहला हमारा गुण रहेगा, फिर धातु की और अधातु की चर्चा करेंगे, ठीक है, जल्दी से। तो पहला गुण है आधार विधैर्यता तथा तन्यता। धातुओं में देखने को मिलती है जबकि हमारे अधातुओं में हमें देखने को नहीं मिलती। ये क्या होते हैं? भंगूर होते हैं, यानी कि थोड़ा सा बल लगाने पर टूट जाते हैं, जबकि धातु जो है पतली पतली चादरों में बदले जा सकते हैं, तारों में बदले जा सकते हैं। विद्युत चालकता की बात करी जाए तो ये अच्छे सुचालक होते हैं, लेकिन ये अच्छे सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं। लेकिन विद्युत का सुचालन जो है एकमात्र हमारा अधातु कर पाता है। कौन? कार्बन। किसके रूप में? ग्रेफाइट के रूप में। उसमें चालकता की बात करी जाए तो अच्छे सुचालक होते हैं, जबकि ये कुचालक होते हैं, ठीक है। चमक की बात की जाए तो चमकदार होते हैं, लेकिन ये गैर चमकदार, यानी कि इनमें चमक नहीं देखने को मिलती। लेकिन आयोडीन जो है वो चमकीला होता है। कमरे के तापमान पर इनकी अवस्था ठोस होती है ज्यादातर, सिर्फ और सिर्फ पारे को छोड़ करके, जबकि हमारी अधातु जो है ठोस, तरल और गैस तीनों में देखने को मिलते हैं। तरल जो है वो ब्रोमीन होता है, आपको याद रखना है। ताकत की बात की जाए या कठोरता की बात की जाए तो ये मजबूत और कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, जबकि ये मजबूत नहीं होते। कैसे होते हैं? बंगूर होते हैं, थोड़ी सी ताकत लगने पर चूरा चूरा हो जाते हैं। घनत्व की बात करी जाए तो हमारी धातुओं का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इनका घनत्व बहुत कम होता है, ठीक है। यानी कि ये भारी होते हैं, धातु भारी होते हैं, ये हमारे जो अधातु हैं वो हल्के होते हैं। अगर हम देखें तो इतना टुकड़ा लोहे का ले और इतना टुकड़ा बेटा है उसका कोयले का ले, तो कौन सा भारी होगा? सिंपल सी बात है, लोहे का टुकड़ा भारी होगा कार्बन के मुकाबले, ठीक है। गलनांक की बात करी जाए तो इनका गलनांक उच्च होता है, क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच में जो बंधन होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनके परमाणुओं के बीच में जो बंधन होते हैं उतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते। अब बात करी जाए बेटा रासायनिक गुणों की।
ठीक है। तो रासायनिक गुणों में सबसे पहला हमारा गुण रहेगा बनने वाले ऑक्साइड। तो पहला ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारकीय होते हैं, जबकि इनके ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय तथा उदासीन यानी कि तटस्थ होते हैं। जल के साथ प्रतिक्रिया करके, ये जो धातु जो होते हैं बेटा जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं, जबकि ये हाइड्रोजन गैस यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, जबकि ये यानी कि अधातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं। बनने वाले आयन, धातु जो है कैसे आयन बनाते हैं, घनात्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पसंद करते हैं, जबकि अधातु जो है ऋणात्मक आयन बनाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं। मूल मंत्र क्या है बेटा, अगर आपने ये चीज समझ ली कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं, ठीक है, जबकि अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, ठीक है, तो आप समझ जाओगे सारे के सारे रासायनिक गुण कि क्यों धातु जो है वो अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया कर पाते हैं और क्यों जो है अधातु अम्ल और पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो यहां पर यही लिखा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।